बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अपने थर्ड मॉड्यूल के ऊपर। जिस तरह कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि थर्ड मॉड्यूल में हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेंगे और हम एक ऐड कैंपेन चलाएंगे और किस तरह एक ऐड का ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है और किस तरह उसका पोस्टर सेलेक्ट किया जाता है या पोस्टर बनाया जाता है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कॉपी राइटिंग के अंदर, पोस्टर के अंदर, उसके कॉल टू एक्शन बटन के अंदर, और ऑडियंस को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम रियल टाइम में आज देखेंगे। इसका आगाज़ करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम एड्स मैनेजर के ऊपर करेंगे। आप सिंपली फेसबुक प्रोफाइल के अंदर जाएंगे, वहाँ जो सर्च बार है ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एड्स मैनेजर लिखते हैं यहाँ पर और आप एड मैनेजर में इंटर हो जाते हैं। ये आपके सामने एड्स मैनेजर ओपन हो गया है। इसमें डिफरेंट कैंपेन्स हैं जो आप रन कर सकते हैं। जो मेरी कैंपेन जो अभी तक चल रही हैं या चल चुकी हैं वो सारी लिस्ट हो गई हैं। तो अभी आपको ये सब ब्लर नज़र आ रही होंगी क्योंकि ये मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता। कोई भी शख्स ये नहीं शेयर करेगा आपसे। आप जब ऐड मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा, इसमें बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर ग्रीन कलर का एक बटन आपको मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा प्लस के सिंबल के साथ क्रिएट लिखा है। आपने इस पर क्लिक करना है। अच्छा, अब जो क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा उसमें होगा क्रिएट न्यू कैंपेन। अब क्रिएट न्यू कैंपेन में जब आप न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं, इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपने सेलेक्ट करनी होती है वो होता है चूज़ ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपकी जो सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आपकी जो सारी कैंपेन है, उसके अंदर आपके एड्स हैं, उसमें एड सेट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन है और आपकी डेमोग्राफिक्स की सिलेक्शन है। ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड कर रही होती हैं आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अगर आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आपने ठीक तरीके से सेट नहीं किया, आपकी डिमांड कुछ और थी, आपका मकसद कैंपेन डिज़ाइन करने का या इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने का कुछ और था, लेकिन आपने एड मैनेजर के अंदर वो कोई और मकसद, कोई और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, तो आपका जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं, जो आपके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हैं, वो कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए इस पोर्शन के ऊपर मैं थोड़ा सा एम्फसाइज़ करूँगा कि आपने किस पर्पज़ के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन नज़र आ रही है वो है अवेयरनेस कैंपेन। जैसा कि मैंने आपके मार्केटिंग फनल के अंदर ये चीज़ समझाई थी कि जो सबसे पहले आपने एक अवेयरनेस कैंपेन डिज़ाइन करनी होती है। अवेयरनेस कैंपेन्स के अंदर क्या है कि आपने ऐसे एड्स बनाने होते हैं जिस पे आपने ब्रांडिंग करनी होती है। आपके ब्रांड का लोगो, आपके ब्रांड की कलर स्कीम, उसका थीम और उसकी चंद दो तीन चीज़ें कि वो ब्रांड किस मकसद के लिए है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है या किस चीज़ का ये ब्रांड है। ये 3-4 किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अवेयरनेस कैंपेन के अंदर देते हैं। तो फर्स्ट लेवल के ऊपर आपने अवेयरनेस कैंपेन ही डिज़ाइन करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अवेयरनेस कैंपेन को। जो ही आप अवेयरनेस कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको आपके पास 4 चीज़ें हैं जो आप गेन कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल रीच। आपने अपनी कोई पोस्ट है या अपनी कोई ग्राफिक्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं या कोई पोस्टर है या कोई बैनर है, आपने इसको रीच देनी है। तो आप उसके अंदर जब ये पोस्ट आप डिज़ाइन करेंगे तो आपको एक ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, उस ऑडियंस तक आप इस पोस्ट की रीच देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ रीच होगा। फेसबुक जो एड मैनेजर है वो आपको सिर्फ इस चीज़ के एनालिटिक्स देगा कि कितने अफराद तक ये पोस्ट रीच हुई है, कितनी प्रोफाइल तक ये पोस्ट गई है या आपका ऐड गया है, उसमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे और किस एरिया से कितने लोग थे, किस एज ग्रुप के लोग थे इसके अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये रेलिवेंट है रीच के साथ कि आपकी रीच कितनी हुई है। अवेयरनेस के अंदर एक तो आपकी रीच आ जाती है, दूसरी आपकी आती है ब्रांड अवेयरनेस। यानी ब्रांड अवेयरनेस जो है वो अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू आपने ब्रांड अवेयरनेस देनी होती है। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि आपका लोगो, आपकी कलर स्कीम, आपका ब्रांड के बारे में 3-4 मेन चीज़ें, ये ब्रांड किस के मतलब है और ये ब्रांड क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोडक्ट्स इसके अंदर हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों को देना जो है वो अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव की कैंपेन के साथ होता है। इसके अलावा वीडियो व्यूज़ हैं। अगर आपने एक अपने ब्रांड के हवाले से एक ब्रांडिंग पर्पस के लिए एक वीडियो कंटेंट तैयार करते हैं, उसमें आपकी प्रोमो वीडियो हो सकती है, आपकी वीडियो ब्रीफिंग हो सकती है, आपकी स्लाइड्स होती हैं जो वीडियो में कन्वर्टेड स्लाइड्स होती हैं। इस फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में जब आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं और लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाते हैं तो अवेयरनेस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके आप वीडियो व्यूज़ जो हैं वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक एरिया सेलेक्ट किया है इस्लामाबाद का या लाहौर का, कराची का, रावलपिंडी का एक ख़ास एरिया सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल 5-6 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का एरिया सेलेक्ट किया कि यहाँ पर जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसमें फ़लाँ जेंडर के लोग, मेल या फ़ीमेल, इस एज ग्रुप के लोग
आपकी वीडियोस को व्यू करें। तो जब आप ऑब्जेक्टिव जो है वो वीडियो व्यूज़ रखेंगे तो उसका जो प्राइमरी फोकस होगा वो होगा कि आपके वीडियो के व्यूज़ को इंक्रीज़ करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी और क्लियर कर दूं, ये जो फिनोमेना है, ये जो इसके पीछे जो एल्गोरिदम है उसके बारे में एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि फ़ेसबुक को जब आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं ना, तो फ़ेसबुक का अपना एक डेटाबेस है। जब आप एक फ़ेसबुक आईडी ऑपरेट कर रहे होते हैं, अपनी जो पर्सनल आईडी है, तो फ़ेसबुक का जो डेटाबेस है, जो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही होती है। वो अपने डेटाबेस में ऐड कर रही होती है कि ये इस आईडी से, ये जो पर्सन है जिसकी आईडी है, वो किन किन पोस्ट के ऊपर जो है वो लाइक करता है, किन पोस्ट के ऊपर वो कमेंट करता है, इंगेज होता है, किन पोस्ट को वो शेयर करता है, किन ऑफिशियल पेजेस को वो व्यू करता है और उनको फॉलो करता है। ये यानी कि इस सारी जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, इससे वो उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, उसका बिहेवियर, उसका इंटरेस्ट, उसके डेमोग्राफिक्स और वो किस किस एरिया से, किस किस लोकेशन से लॉगिन हो रहा है, ये सारा डाटा वो फेसबुक आपका ले रहा होता है। उसके बैक एंड के ऊपर उसके डाटा बेस के अंदर चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। अब कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो इन नेचर जो है वो वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। वो हर दूसरी तीसरी वीडियो पर क्लिक करते हैं और 3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड की वीडियोज़ को वॉच कर रहे होते हैं। वो स्टैटिक पोस्ट के ऊपर जो है वो इतना इंगेज नहीं होते या उनको वो अट्रैक्ट नहीं करती। कुछ लोग जो होते हैं वो स्टैटिक पोस्ट के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, उसमें उनकी अट्रैक्शन होती है। वीडियोस वो इतना ज़्यादा नहीं देखते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ठीक है, वो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जो भी उनका इंटरेस्ट नहीं वीडियोस का। तो जब आप ऑब्जेक्टिव स्टैटिक पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो बाकी डेमोग्राफिक के साथ और इंटरेस्ट और बिहेवियर के साथ फेसबुक कोशिश करता है उन अफराद को इन डेमोग्राफिक्स के साथ, इस जो आपने ऑडियंस को नैरो डाउन किया है, इस ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस के अंदर वो अफराद जो स्टैटिक पोस्ट ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर इंगेज होते हैं। फेसबुक कोशिश करता है कि उन अफराद तक आपका ऐड पहुंचाया जाए। और अगर आप ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करते हैं वीडियो व्यूज़, तो उन्हीं डेमोग्राफिक्स के साथ, उसी डेमोग्राफिक्स के अंदर रहते हुए, उसी इंटरेस्ट और बिहेवियर के अंदर रहते हुए वो उन अफराद तक आपका ऐड पहुंचाता है जो वीडियो देखना पसंद करते हैं या उनकी इंगेजमेंट वीडियो के ऊपर ज़्यादा होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने चाहा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप जब वीडियो व्यूज़ और एक रीच में जब डिफ़र करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट कैसे हैं। कि एक वीडियो है वो भी, उसकी भी एक रीच होती है, वो कितने अफराद तक वीडियो पहुंची है, ठीक है। और जो एक स्टैटिक ऐड है, जो आपका एक पोस्टर है, एक बैनर है, उसकी भी रीच होती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होता है कि वीडियो के अंदर वो काउंट होता है कि आप कितने अफराद ने वीडियो प्ले की है और वीडियो को देखा है और सुना है, वॉच किया उन्होंने। फिर वो कितने टाइम के लिए वॉच किया है, 3 सेकंड के लिए किया है, 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए किया है। तो ये सारी एनालिटिक्स जो है ना, ये आपके जो वीडियो व्यूज़ के ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको शो होंगी। और तीसरी चीज़ इसके अलावा एडिशनल है कि अगर आपने स्टोर लोकेशन अवेयरनेस देनी हो, आपका एक फ़िज़िकल स्टोर हो, आपकी एक फ़िज़िकल बिजनेस हो, आपकी एक शॉप है, आपका ग्रॉसरी शॉप है, आपकी क्लॉथ शॉप है, आपकी गारमेंट्स है, आपका स्पोर्ट्स शॉप है, ठीक है, किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है, एक फिजिकल एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन प्रेजेंस तो नहीं दे रहा, मींस के मेरा कोई ऑनलाइन स्टोर तो नहीं है, कोई ऑनलाइन सेलिंग और ऑनलाइन ऑर्डर्स तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो फिज़िकल बिजनेस है, जो फिज़िकल स्टोर है, इसकी अवेयरनेस लोगों को हो। मेरे करीब तरीन जो एरिया है, जो मेरा लोकल एरिया है, लोग इसके बारे में जानें कि यहाँ पर एक इस नाम का ब्रांड मौजूद है, इस नाम का स्टोर मौजूद है और उसके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, वो जाकर प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो फिज़िकल स्टोर की अवेयरनेस के भी अगर आपने देनी है, उसकी ब्रांडिंग करनी है, तो उसके लिए भी आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अवेयरनेस सेट करेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं, आपने रीच लेनी है, आपने वीडियो व्यूज़ लेने हैं, आपने ब्रांड अवेयरनेस करनी है, या आपने स्टोर लोकेशन जो है ना उसकी अवेयरनेस देनी है। तो ये इन चारों पर्पसेस के लिए आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो अवेयरनेस आपने सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, वो है हमारी ट्रैफिक। अब ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव किस वक्त सेलेक्ट किया जाता है, इसको भी थोड़ा गौर से आपने सुनना है। इसके अंदर भी 4 चीज़ें हैं। अगर आपने लिंक क्लिक्स देने हों, लिंक क्लिक्स का मतलब है कि आप चाहते हैं कि एक ऐसा ऐड या ऐसा पोस्टर जो है वो फेसबुक पे बनाया जाए कि लोग जब उसको देखें, जब उस पर क्लिक करें तो वो लिंक जो है उसके बैकएंड के ऊपर एक और लिंक ओपन हो जाए, किसी वेबसाइट का, किसी लैंडिंग पेज का या किसी और बिजनेस पेज का वो लिंक ओपन हो जाए
और वो ट्रैफिक जो है ना वो अपने यहाँ से शिफ्ट हो और जो है उस लैंडिंग पेज के ऊपर चली जाए या उस वेबसाइट के ऊपर या उस बिज़नेस पेज के ऊपर चली जाए। फिर उस लैंडिंग पेज के ऊपर आपने उसकी उस प्रोडक्ट की, उस ब्रांड की सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फिर उसका एक अपना एक पैटर्न है किस तरह लैंडिंग पेज के ऊपर आप विजिटर को लेकर जाते हैं और उसको फिर किस तरह सेल में कन्वर्ट करते हैं, वो इसकी एक अलग पैटर्न है, हायरार्की है। फिलहाल मैं उस वक्त नहीं उस पर नहीं जा रहा। लिंक क्लिक का मतलब ये है कि आप फेसबुक के ऊपर विजिटर को नहीं रखते, वहीं पे उसका डिसीजन नहीं लेते, उसके क्लिक के ऊपर उसको आप उसको शिफ्ट करते हो, उसकी ट्रैफिक को कन्वर्ट करते हो। फेसबुक की ट्रैफिक को आप जो है वो शिफ्ट करते हो किसी और वेब ट्रैफिक के ऊपर, किसी वेब पेज के ऊपर, किसी लैंडिंग पेज के ऊपर या किसी और बिज़नेस पेज के ऊपर। अगर आपने इस किस्म का ऐड बनाना है तो उसके लिए आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैफिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, लैंडिंग पेज व्यूज़, जिससे मैंने आपकी बात की। अगर आपने कोई लैंडिंग पेज बनाया है, उसके व्यूज़ अगर वो आपने दिखाना है तो उसके लिए भी आप फेसबुक पेज जो है फेसबुक ऐड बना सकते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव भी आपने ट्रैफिक सेलेक्ट करना है और उस लैंडिंग पेज का लिंक उसके साथ आप इंटीग्रेट कर देंगे। जो शख्स उस ऐड पे क्लिक करेगा तो उस लैंडिंग पेज पे वो लैंड कर जाएगा, फिर उसके ऊपर जो कंटेंट आपने दिया है वो उसको व्यू कर सकता है। वो कंटेंट वीडियो भी हो सकता है, वो कंटेंट आपका स्टैटिक भी हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। इट्स अप टू यू, आप किस तरह उसको डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा मैसेंजर एंड व्हाट्सएप भी है। अगर आपने ट्रैफिक को, फेसबुक ट्रैफिक को, जो आपका फेसबुक ऐड को देख रहा है, जो उसका व्यूअर है, अगर आपने उसको मैसेंजर के ऊपर लेकर आना है या अपने व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आना है तो उसके लिए भी आपको ट्रैफिक की कैंपेन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो फेसबुक की ट्रैफिक को आपकी उसी पैटर्न के ऊपर, उसी तरीके से जो उस पर आपने लैंडिंग पेज का लिंक दिया था, यहाँ पर आपके मैसेंजर का लिंक उसके साथ अटैच होगा या आपका व्हाट्सएप का बिज़नेस व्हाट्सएप का लिंक उसके साथ अटैच होगा। वो कस्टमर जो है वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर डायरेक्ट कन्वर्सेशन, 1-to-1 कन्वर्सेशन में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने ऑब्जेक्टिव कॉल्स सेलेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि जो शख्स मेरा ऐड देखे वो जस्ट एक सिंगल क्लिक के ऊपर कॉल डायल हो और मुझे वो डायरेक्ट कॉल आए और मैं कॉल के ऊपर उसे मज़ीद आगे प्रोसीड करूँ, तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपने ट्रैफिक को सिलेक्ट करना है और सेम लाइक उसी तरह आपने एक कॉल टू एक्शन बटन जो है वो उसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे कॉल का, ताकि जो भी शख्स पे क्लिक करे तो वो नंबर डायल हो जाएगा और उसको डायरेक्ट कॉल आपको चली जाएगी। वो आप उससे मज़ीद उससे आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो थर्ड ऑब्जेक्टिव है जिसको हम इंगेजमेंट कहते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग फ़नल के अंदर हमने इसकी बात की थी, हमने एक अवेयरनेस के बाद हम इंगेजमेंट लेवल के ऊपर जाते हैं। अब आपने अगर इंगेजमेंट कंटेंट थ्रो करना है, अब इंगेजमेंट कंटेंट क्या है, इसके अंदर आप मैसेजेस भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपका इंस्टाग्राम भी है, इसके अंदर आपका व्हाट्सएप भी है। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि ट्रैफिक के अंदर भी हमने बात की थी कि आप उसको ट्रैफिक को स्विच कर सकते हैं आपके अपने मैसेंजर के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, और इंगेजमेंट के अंदर भी हम मैसेंजर और व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि वो आपका लिंक क्लिक है, वो आपका ट्रैफिक, फेसबुक के ट्रैफिक को आपको एक और बिज़नेस पेज के ऊपर या एक और मैसेंजर या व्हाट्सएप के ऊपर लेकर जाता है। ठीक है, उसके बैकएंड के ऊपर एक एक्सटर्नल लिंक होता है, जो वो लिंक क्लिक करने से वो आपकी ट्रैफिक वहाँ शिफ्ट हो जाती है। जबकि इंगेजमेंट के अंदर जो आप ऐड बनाएंगे, अगर उस ऐड का जो डेस्टिनेशन है, अगर आपने व्हाट्सएप सेलेक्ट की हुई है या मैसेंजर या इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस ऐड के क्लिक करने के ऊपर उसी सेम विंडो के ऊपर, मतलब कि एट द स्पॉट जो है आपका मैसेंजर खुल जाता है या आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाता है, आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन में आ जाते हैं। वो फेसबुक के ऊपर ही एग्जिस्टिंग ऐड के ऊपर रहते हुए आप उस विंडो के अंदर चले जाते हैं, उस व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, मैसेंजर कन्वर्सेशन के अंदर चले जाते हैं। वो बज़ाहिर देखने में तो वो एक जैसा रहता है, लेकिन टेक्निकली जो है वो ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हो रही होती। वो आप विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ फेसबुक जो है वो आप व्हाट्सएप कन्वर्सेशन और मैसेंजर और इंस्टाग्राम कन्वर्सेशन में चले जाते हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं, यानी कि इन लॉन्ग रन जो है वो मैं आपको बताऊंगा फेसबुक पिक्सल्स क्या होते हैं। तो कुछ अगर आप उसको लैंडिंग पेज के ऊपर या किसी और बिजनेस पेज पे लेके जाते हैं तो वो ट्रैफिक को किस तरह मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन वो पैटर्न जो है वो यहाँ आपको व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल नहीं है, मैसेंजर के ऊपर अवेलेबल नहीं है।
इस ऑब्जेक्टिव इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर जो है ये एक ऐसे मैसेंजर यूज़ होता है, एज ए चैट रूम यूज़ होता है, एज ए चैटिंग डिवाइस यू कैन से, या चैटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ना कि एक अलग से एंटिटी होती है इसकी। तो आप जो है इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके इंगेजमेंट कैंपेन बना सकते हैं, जिसको आप अपनी ट्रैफिक को जो है अपने व्यूअर को वो आप मैसेंजर के साथ और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर वीडियो व्यूज़ के अंदर हैं। अच्छा, अब वीडियो व्यूज़ आपकी अवेयरनेस के अंदर भी थे और वीडियो व्यूज़ जो है ना वो आपके इंगेजमेंट के अंदर भी है। अगेन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब इसमें डिफरेंस जो है वो इंगेजमेंट का है, यानी कि इंगेजमेंट जब आप सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन सेलेक्ट करते हैं और कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो जो आपका फेसबुक है वो देखता है आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो अवेयरनेस सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो सिर्फ फोकस करता है कि इस वीडियो के मैक्सिमम व्यूज़ गेन कर सकूँ। ऐसे अफराद को वो वीडियो सेंड की जाए जो वीडियोस देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। उसका जो फोकस है, प्राइमरी फोकस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो व्यूज़ जनरेट करना होता है। लेकिन इंगेजमेंट कैंपेन के साथ जब आप वीडियो व्यूज़ की बात करते हैं, इसमें वीडियो व्यूज़ की बात करते हैं, तो ये सिर्फ व्यूअरशिप नहीं है, इसके अंदर इंगेजमेंट भी है। वो ऐसे अफराद को वीडियो थ्रो करता है जो वो वीडियो वॉच भी करते हैं और उसके ऊपर इंगेज भी होते हैं, मीन उसको लाइक भी करेंगे या उसके ऊपर कमेंट करेंगे या उसको आगे शेयर करेंगे। किसी न किसी फॉर्म में इंगेजमेंट वो इस वीडियो के ऊपर लेकर आता है। अब इंगेजमेंट के लिए भी कोई कंटेंट तो आपको चाहिए, वो एक स्टैटिक इमेज भी हो सकता है और वो वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो व्यूज़ में और इंगेजमेंट में ये फ़र्क है। उसमें सिर्फ वीडियो वॉच होती है और इसमें वीडियो वॉच करने के बाद उसकी इंगेजमेंट भी आती है। और जब वो इंगेजमेंट आती है या व्यूशिप आती है, उसको अब अगेन उसको नेक्स्ट किसी ऐड में, नेक्स्ट किसी कैंपेन में उस ऑडियंस को रीटारगेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है पोस्ट इंगेजमेंट की। एक सिंपल स्टैटिक पोस्ट है, जिस तरह वीडियो है इस तरह स्टैटिक पोस्ट के ऊपर भी आप इंगेजमेंट अगर आपने लानी हो, कमेंट्स, लाइक्स और शेयर आपने लाने हो, तो आप इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन ऐड जो आपने बनाने हैं, ऐसे ऐड जिसके ऊपर आप जो है सब्सक्रिप्शन ले रहे हों, यानी कि आपका जो आपके जो व्यूअर्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, उसको आपने रियल कस्टमर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट सेल करने की बात हो या सब्सक्रिप्शन की बात हो, कोई सर्विस देने की या प्रोडक्ट्स सेल करने की बात हो, जब आपने उसे रियल कस्टमर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन ऐड जितने बनेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव भी हम इंगेजमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है कन्वर्जन के लिए सिर्फ इंगेजमेंट हो। एक्चुअली इसका मकसद थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मतलब एक रियल कस्टमर में कन्वर्जन से और इंगेजमेंट लेवल के ऊपर कन्वर्जन में ये फ़र्क है। वो ये है कि इंगेजमेंट में आप एक कस्टमर को सब्सक्रिप्शन जब उसको देते हैं तो वो एक्चुअली आपकी कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहा होता, लेकिन वो आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आ जाता है, आपकी ईमेल लिस्ट में आ जाता है, जिसमें आप आगे कन्वर्जन ऐड थ्रो कर सकते हैं। तो ये इंगेजमेंट और कन्वर्जन ऐड के दरमियान की चीज़ होती है, या यू कैन से कि इसके इंगेजमेंट को आप कन्वर्जन लेवल तक लेकर जाते हैं, तो इसलिए हम कन्वर्जन, इस लेवल के कन्वर्जन को हम इंगेजमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीड्स की। अगर हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं लीड्स, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या 3-4 किस्म के एड्स हैं जो इसके अंदर लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम इंस्टेंट फॉर्म बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस है आपका, फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट का बिजनेस लेते हैं, आपका एक शॉपिंग मॉल है, एक शॉपिंग प्लाजा है और उसके अंदर कुछ ऑफिसेज हैं, उसके अंदर फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं और शॉप्स हैं, आपने वो सेल करनी है। उसके लिए आपने लीड जनरेट करनी है, पोटेंशियल कस्टमर की लीड्स आपने जनरेट करनी है। तो आप क्या करते हैं कि एक ऐड बनाते हैं, ऐड बना के उसका ऑब्जेक्टिव आप लीड सेलेक्ट करेंगे। वो ऐड बनाने के बाद आप उस ऐड के अंदर, फिर मैं अगेन इसको रिपीट करूँ, ऐड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक उसकी कॉपी राइटिंग होती है, एक उसका पोस्टर होता है और तीसरा उसका कॉल टू एक्शन बटन होता है। इस पे 3 एट्रीब्यूट्स के ऊपर या 3 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल एक आपका ऐड बनता है। वो ऐड बनाते हैं और आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो लीड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके अंदर आपने एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट किया है कि जो शख्स वो ऐड देखे, अगर वो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, आपकी उस रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर वो इंटरेस्टेड है, वो उस ऐड पे क्लिक करेगा तो एक इंस्टेंट फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, पॉपअप होगा और उस इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर आप फील्ड्स अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। लाइक उसका नेम ऐड कर दिया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका सिटी, उसका एज, उसकी क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशन या वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है आप इनलिस्ट कर सकते हैं। वो शॉप में इंटरेस्टेड है या अपार्टमेंट में है या किसी ऑफिस में इंटरेस्टेड है, या जो भी आपकी इन्वेंट्री है उस रियल एस्टेट
प्रोजेक्ट के अंदर वो इनलिस्ट कर सकते हैं कि उसको वो सिलेक्ट करें। फिर वो आप उसके साथ को आपने कोई अपॉइंटमेंट सेट करनी है तो वो अपॉइंटमेंट जो यानी कि वो उसी फॉर्म के अंदर शेड्यूल हो जाएगी। वो अपनी मर्ज़ी से टाइम सेलेक्ट करेगा किस टाइम के अंदर मैं मिलना चाहता हूँ या किस टाइम पे मुझे कॉल की जाए। तो ये सारी फील्ड जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वो इंस्टेंट फॉर्म के अंदर वो आप फॉर्म को सेव करेंगे तो जो शख्स भी उस एक ऐड पे क्लिक करेगा वो फॉर्म उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। वो उस फॉर्म को फिल करके जो ही सबमिट करेगा वो सारे फॉर्म की इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी फेसबुक पेज के ऊपर या आपके CRM के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये एक मकसद होता है, एक यानी कि अगर आपने इस तरह का ऐड बनाना है, इस तरह की आपने लीड जनरेट करनी है इस वे के साथ एक इंस्टेंट फॉर्म के ज़रिए, तो तब भी आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो लीड सेलेक्ट करना है। दूसरा ये है, आप चाहते हैं कि जो आपका वो ऐड आपने बनाया है वो उसके जब क्लिक करने से एक फॉर्म ओपन ना हो बल्कि वो शख्स मैसेंजर के ऊपर आ जाए और मैसेंजर के ऊपर चैट शुरू हो जाए, या मैसेंजर के ऊपर भी आप कुछ इंस्टेंट मैसेज छोड़ सकते हैं, कुछ इंस्टेंट क्वेश्चन छोड़ सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक चैट उसमें क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल वो ऐड पे क्लिक करता है तो उसका मैसेंजर ओपन हो जाए, वो पहले 2-3 क्वेश्चन पूछे, उसको वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करे और उसके बाद वो चैट जो है वो हैंड ओवर हो जाए। आपका जो एजेंट है जो उसको डील करता है, जो क्यूरीज ले रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो उसको ट्रांसफ़र हो जाए, इसके आगे उसको वो खुद प्रोसीड करे मैनुअली। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर आपने सेलेक्ट करना है, इस वे से भी अगर आपने ऐड चलाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो लीड्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेजिंग के ज़रिए भी आप वो लीड्स एक्चुअली वो जनरेट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपकी कन्वर्जन्स हैं। अगेन इसमें भी कन्वर्जन्स हैं। अगर आपने कन्वर्जन ऐड चलाने हैं, आपने एक पोटेंशियल कस्टमर को या एक इंगेजिंग कस्टमर को अपना पोटेंशियल कस्टमर बनाना है या पोटेंशियल कस्टमर को आपने रियल कस्टमर बनाना है, तो वो कन्वर्जन ऐड आप लगाते हैं जिसमें कुछ ऑफ़र्स या एड्स आप थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, जो फाइनल स्टेज मैंने आपको बता दी थी कि वो जब आप एक कोई ऑफ़र थ्रो करते हैं, कोई डिस्काउंट थ्रो करते हैं या स्पेशल ऑफ़र थ्रो करते हैं ताकि जो शख्स उसमें इंटरेस्टेड हो, उसको परचेज़ करना चाहे आपकी सर्विस को या प्रोडक्ट को, तो वो उस कन्वर्जन ऐड पे क्लिक करेगा और वो ऑनलाइन उसको शॉप कर लेगा। तो कन्वर्जन एड्स के लिए भी आपको लीड्स का ऑब्जेक्टिव जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह कॉल्स का ऑब्जेक्टिव भी इसमें जो है, कॉल्स भी आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक फ़ाइनल ऐड चल रहा है और उस ऐड पे जो शख्स इंटरेस्टेड हो और वो उसने फाइनल डिसीजन कर लिया है कि उसने ये प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करनी है, अब उसने वो रियल कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो बजाय कोई फॉर्म फिल करने के या इंस्टेंट फॉर्म या कोई फिल करने या मैसेंजर चैट के अंदर जाने के, वो डायरेक्ट कॉल करना चाहता है, तो वो एक सिंगल क्लिक के ऊपर कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेगा और वो कॉल इनिशिएट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी ऐप प्रमोशंस हैं। ये ऑब्जेक्टिव अगर आप सेलेक्ट करते हैं ऐप प्रमोशन का, तो इसमें अगर आपने अपनी कोई एप्लीकेशंस बनवाई हैं, एंड्रॉयड ऐप्स हैं आपकी या विंडोज़ ऐप हैं, जो भी एप्लीकेशंस आपने बनवाई हैं, तो वो अगर आप चाहते हैं कि वो मैक्सिमम लोग आपकी ऐप्स को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, या आपने कोई इवेंट्स क्रिएट करने हैं, ऐप इवेंट्स जो है आपने क्रिएट करने हैं, तो ये 2 चीज़ें आपने करनी है अपने ऐड के अंदर। तो उसके लिए आप ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव जो है वो सेलेक्ट करेंगे। और इन दी एंड जो है, अगर आपने सेल्स का एक ऐड बनाना है कि डायरेक्ट आपने सेल करनी है, कोई ई कॉमर्स की साइट है और आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने दी हुई है, उनके साथ उनकी प्राइस लिस्ट लगी हुई है और डायरेक्ट शॉप की ऑप्शन है उसके अंदर, वो जो भी उसमें इंटरेस्टेड है और डायरेक्ट शॉप के कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेगा, शॉप पे क्लिक करेगा, उसको ऑनलाइन पेमेंट करे या कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर सेलेक्ट करके वो एक ऑर्डर प्लेस करता है। तो वो जो डायरेक्ट यूनिक जो सेल का ऐड है जिस पे आप यानी कि एक शॉप का ऐड है, जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं वो डायरेक्ट उसके ऊपर कस्टमर जो है वो ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करता है, तो इस किस्म के जो ऐड आप बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो आप सेल सेलेक्ट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स की टाइप्स हैं। तो मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो भी आपका जिस किस्म की भी आपने कैंपेन डिज़ाइन करनी है या आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, तो ऑब्जेक्टिव जो है उससे रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आपने ऑब्जेक्टिव गलत चूज़ कर लिया, आगे सारी चीज़ें आप वो ठीक भी करते जाएं, तो आप वो रिज़ल्ट नहीं अचीव कर सकेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक कैंपेन सेलेक्ट कर दी, लाइक लीड जनरेशन कर लेते हैं। ठीक है, लीड जनरेशन की हमने एक कैंपेन सेलेक्ट कर ली। लीड जनरेशन मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, उसमें 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगे, इंस्टेंट फॉर्म वगैरह भी क्रिएट करके मैं आपको बता दूंगा। बाकी चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं, 80% चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें इसमें चेंज होती रहती हैं।
अब लीड्स को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। आपके सामने नेक्स्ट जो विंडो ओपन होगी, कैंपेन नेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कैंपेन नेम सेलेक्ट करता हूँ, ये हमने इसका एक नाम दे दिया, एक टेम्पररी नेम है। अच्छा, इस पे नाम कोई भी दे सकते हैं, मतलब नाम आप देते वक्त बस एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, वो भी कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए है कि नाम ऐसा रखें कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि ये कैंपेन का नाम पढ़ के अंदाज़ा हो ये कौन सी कैंपेन है, किस बारे में है, किस एज ग्रुप के लिए है, किस रीजन के लिए। बस एक छोटा सा हिंट इसमें ऐड कर दें ताकि आपको नाम पढ़ के थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये कैंपेन कौन सी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इसके नीचे आपने जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, जो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स है, ये जो फील्ड है नेक्स्ट, उसमें आप देख रहे हैं कि ये स्पेशल ऐड कैटेगरी, ठीक है। अब स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर जब आप सेलेक्ट करते हैं जिसके जो ड्रॉप डाउन पे जाते हैं, तो इसमें 4 किस्म की स्पेशल कैटेगरीज़ हैं। आपने एक कैटेगरी आपने इसमें सेलेक्ट करनी होती है कि आपका जो भी ऐड है, जो भी आपकी नीश है, वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। सबसे पहले है क्रेडिट। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड्स आप ऑफ़र कर रहे हैं या आपका कोई लोन्स वगैरह की, ऑटो लोन्स, ऑटो इंश्योरेंस टाइप की इस तरह की चीज़ें, ये कैंपेन आप बना रहे हैं जिसके अंदर आपके कैश या पेमेंट या फाइनेंस या कार्ड्स इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्रेडिट इन्वॉल्व है जिसके अंदर, तो आप उसकी जो कैटेगरी है वो आप क्रेडिट सेट कर लेंगे। और अगर आपका कोई सिंपल बिजनेस है, यानी कि एड्स फॉर जॉब ऑफर्स है, आपके इंटर्नशिप है, आपका सर्टिफिकेशन है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हो गए या अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, कोई अपॉर्चुनिटी आप इसमें दे रहे हैं, ठीक है, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कोई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, तो इस किस्म के अगर कोई आप ऐड डिज़ाइन करेंगे तो उसकी जो कैटेगरी है वो आप एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हाउसिंग के ऊपर आते हैं। एड्स फॉर रियल एस्टेट लिस्टिंग के लिए अगर आप ऐड बना रहे हैं, कोई हाउस सेल करना है, प्लॉट सेल करना है, कोई एक रियल एस्टेट की इन्वेंट्री आपने सेल करनी है या सेल करनी है, परचेज़ करनी है, या आपने उसको रेंट पे लगाना है, रेंटल प्रॉपर्टी है, तो रियल एस्टेट से रेलिवेंट और लैंड से रेलिवेंट और हाउसिंग से रेलिवेंट जितने भी एड्स आपके होंगे उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो आप हाउसिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है सोशल इश्यूज़ एंड इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। तो अगर आपका ऐड जो है वो किसी सोशल इशू के ऊपर है, किसी एनजीओ की आप कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की, रिलीजियस पार्टी की ऐड जो है वो कोई कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं और उस कैंपेन का जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव है वो इस किस्म का कोई वेलफेयर का, कोई सोशल, कोई पॉलिटिकल इशू है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कैंपेन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या कोई ख़ास एजेंडा है किसी पार्टी का, सियासी या मजहबी पार्टी का, उसकी अवेयरनेस के लिए आप एक कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इस किस्म के, या कोई सोशल इशू है, कोई मैटर है, ठीक है ना, किसी को इंसाफ दिलाना है आपने, या कोई ऐसा इशू हो गया है सोसाइटी के अंदर जिसको आप वायरल करना चाहते हैं और ऐसे अफराद तक पहुँचाना चाहते हैं जो उसमें कोई रोल प्ले कर सकें, या फंड रेजिंग के लिए अपील करना चाहते हैं, या किसी किस्म की हेल्प की अपील करना चाहते हैं, तो इस किस्म के जो सोशल इश्यूज़ भी हैं वो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये कैटेगरी आप उसमें सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारा जो रेलिवेंसी है वो रियल एस्टेट के साथ है, वो हाउसिंग कैटेगरी में आएगी, तो हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। जो ही हमने इस कैटेगरी को सिलेक्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आप ये जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी है ये किस रीजन में या किस कंट्री के अंदर है, ठीक है ना, वो अपना कंट्री और रीजन भी मार्क करना है। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाता है, ये ऑलरेडी जो कंट्री है आपकी वो पाकिस्तान सेलेक्ट हुई हुई है। अगर ये कोई और सिलेक्ट हुई हुई होती तो आप यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट फील्ड में हम आएंगे, वो है कैंपेन की डिटेल। इसमें वही आपकी जो बाइंग टाइप है वो आपकी ऑक्शन है, ठीक है ना। ऑक्शन ये है कि जब आप कोई बाइंग टाइप ऑक्शन रखते हैं, ये आप इसको ऑक्शन ही रहने देंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, और यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट ही हुई होती है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। ऑक्शन में ये होता है, इसकी बिडिंग होती है जब आप एक कैंपेन बना के उस पर सारे डेमोग्राफिक्स डाल के, उसका एरिया, उसकी जेंडर, सारी चीज़ें डाल के उस पर आप एक बजट लगाते हैं, तो वो फिर अगर आप सेम डेमोग्राफिक्स के ऊपर, सेम एरियाज़ के अंदर, मतलब सेम नीच के ऊपर अगर कोई 10 बंदे और भी ऐड इसके ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो फिर फेसबुक उनके दरमियान बिडिंग करता है, तो जिसका रेट अच्छा मिलता है, जिसका कंटेंट अच्छा मिलता है, इफेक्टिव मिलता है, वो कुछ एक उसका अपना एल्गोरिथम है, अपना इसका फार्मूला है जिससे वो मेजर करता है कि किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड देनी है, और फिर इसका रेट जो है ना वो किसको क्या रेट मिलेगा, किसको क्या रेट मिलेगा। अगर आप इसमें कोई बजट की लिमिट लगा देते हैं, आप एक कैप लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा मेरी पर लीड जो है रेट नहीं जाना चाहिए या पर मैसेज रेट नहीं जाना चाहिए,
तो वो ऑब्वियसली अगर उसका रेट इंक्रीज़ होगा तो वो फिर आपको जो है वो लीड जनरेट नहीं होगी। तो अगर किसी की लिमिट नहीं लगी तो वो लीड वहाँ पर जनरेट हो सकती है। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं जो जिसकी वो ऑप्शन करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट होता है, आपने इसको ऑप्शन ही रहने देना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, लीड्स है वो उन्होंने लिखा हुआ है। और नीचे इसके ऑप्शन होती है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट की। अगर आपने इसकी कोई लिमिट लगानी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 है, $2000 है, $500 है, आपने एक लिमिट लगा दी कि इस लिमिट से ऊपर वो एक्सीड ना करे। कैंपेन बेशक चल रही है, अगर वो इसकी लिमिट अगर पूरी हो गई है तो उस कैंपेन को फेसबुक खुद ही रोक दे। तो इसमें आप एडिट करके इसमें कोई लिमिट लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ऐड करके लगा दी, नीचे इसने कहा करना कोई लिमिट लगा लें, मैंने इसको ठीक है ये मैंने लिमिट लगा दी 10,000 की लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो फील्ड है उसमें आपका A/B टेस्ट है। अभी फ़िलहाल क्योंकि आप इनिशियल स्टेज के ऊपर, ये बाद में किसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये A/B टेस्ट क्या होता है। इसमें दो किस्म के आप दो मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स जो है वो आप बनाते हैं या कैंपेन्स बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ये आपस में कंपैरिजन एड सेट लेवल के ऊपर भी होता है, या ये कैंपेन लेवल के ऊपर भी होता है, और ये एड लेवल के ऊपर भी होता है कि आप 2 या 3 किस्म की 4 किस्म के डिफरेंट एड्स बनाते हैं और सेम ऑडियंस के ऊपर आप उसको फ्लोट करते हैं, उस ऐड को रन करते हैं, पब्लिश करते हैं। फिर आप उनका रिस्पांस चेक करते हैं, जिसका रिस्पांस कंपैरेटिवली बेहतर आ रहा होता है तो बाकी को आप ऑफ़ कर देते हैं। तो ये A/B टेस्ट होता है आपस में। तो ये हम बाद में इसमें बात करेंगे, फ़िलहाल ये इसको आपने ऑफ़ रखना है। और नीचे इसके बाद नेक्स्ट लेवल है एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको आप ऑन करेंगे। यहाँ पे अगर आपने बजट इसका सिलेक्ट करेंगे, अब जब आप बजट सेलेक्ट करते हैं इसमें 2 किस्म की ऑप्शन होती हैं, या तो आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर सकते हैं या आप डेली बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये डेली बजट के ऑप्शन है और लाइफ टाइम बजट के ऑप्शन है। लाइफ टाइम बजट के ऑप्शन का मतलब ये है कि ये कैंपेन अगर आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए चलानी है तो 15 दिन के लिए टोटल इसका बजट आप एक दफ़ा सेलेक्ट कर देंगे कि फॉर एग्जांपल $500 मैंने लगाने हैं इन 15 दिनों के अंदर, या $1500 लगाने हैं, या $100 लगाने हैं, $300 लगाने हैं। वो आप एक लाइफ टाइम जो होल बजट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। वो फिर फेसबुक जो है वो जितने डेज़ की कैंपेन आपने सेलेक्ट की होती है, फेसबुक उस बजट को खुद इक्वली डिवाइड कर देता है कि पर डे बजट वो कैलकुलेट कर लेता है कि पर डे मैंने इसके ऊपर कितना बजट कंज्यूम करना है या स्पेंड करना है। अगर आप इसके ऊपर डेली बजट सेलेक्ट करते हैं तो फिर डेली की एक अमाउंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेली $20 $30 हमने बजट सेलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली फेसबुक जो है वो डेली $30 उसके ऊपर चार्ज करना शुरू कर देता है। हम इसको लाइफ टाइम बजट के ऊपर जाते हैं। इसकी एक रीज़न है, लाइफ टाइम बजट मैंने जो सेलेक्ट किया है, ये इसने मैसेज दिया है कि यूजुअली जो है ना ये लाइफ टाइम बजट ज़्यादा है जो यूजुअली आप कैंपेन डिज़ाइन करते हैं। अगर तो आप ओके हैं विद दिस बजट देन गो अहेड, कोई इशू नहीं है, इस मैसेज को इग्नोर कर दें। अदरवाइज़ अगर आप इसको कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 400 कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिए। अच्छा, लाइफ टाइम बजट मैंने 400 रख दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो हमारी आती है कैंपेन बिड स्ट्रेटजी की। अब इसमें आप एडिट में जाएंगे तो इसमें आपको 2-3 ऑप्शन मिलती हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम है, जिसमें मैंने बताया जो बिड स्ट्रेटजी है, अगर आप हाईएस्ट वॉल्यूम लेते हैं इसका मतलब अगर इस आपके ऐड के ऊपर बिडिंग होती है, जो हाईएस्ट रेट लगता है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसके ऊपर अपनी कैंपेन रन करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल है, फिर आपका अदर ऑप्शन है बिड कैप वगैरह के ऑप्शन जो मैंने आपको बताई थी ये भी इसमें आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें हम शो मोर ऑप्शंस के ऊपर नीचे जाएंगे तो ये नीचे आ गया ऐड शेड्यूलिंग का, ठीक है। तो रन अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है वो रन एड्स ऑल द टाइम होता है, यानी कि वो 24 आवर आपका ऐड चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको शेड्यूल करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कब आपका ऐड चले और कब आपका ऐड ऑफ हो जाए, 24 आवर ये ऐड ना चलता रहे, तो आप इसको एडिट करके रन एड्स ऑन ए शेड्यूल कर देंगे। अब इसका जो टाइम फ्रेम, जो टाइम ब्रैकेट आपने सेलेक्ट करनी है कि कब ऐड चले कब नहीं चले, वो हमारे नेक्स्ट जो ऐड सेट लेवल है उसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि जो ऐड शेड्यूलिंग है ये ऑप्शन सिर्फ आपको जो ऊपर आपने कैंपेन बजट सेलेक्ट किया है उसकी कैटेगरी सेलेक्ट की है वो लाइफ टाइम की है, ये ऑप्शन आपको सिर्फ लाइफ टाइम बजट के अंदर मिलता है। अगर आपने डेली बजट सेलेक्ट करेंगे तो वो कैंपेन जो है ना फिर आपका वो ऐड शेड्यूलिंग की ऑप्शन जो है ना वो उसमें आपको नहीं मिलेगी।
फिर आपको ऐड जो है वो ऑल द टाइम रन करना पड़ेगा, 24 आवर फिर आपका ऐड रन होगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट फेस में जाएंगे, वो है हमारा ऐड सेट। इसमें हम ऐड सेट का कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक हम दे सकते हैं फर्स्ट ऐड। अब नीचे जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन लोकेशन है, क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था लीड। अब लीड जो फॉर्म जनरेट होगा, चाहे वो अब हमने वो इंस्टेंट फॉर्म रखना है, वो हमने लीड जो है वेबसाइट पे जनरेट करनी है, मैसेंजर पे जनरेट करनी है, इंस्टाग्राम पे, या यूजिंग कॉल करनी है, या किसी एप्लीकेशन के ऊपर जो है हमने लीड को जनरेट करना है थ्रू एनी ऐप, तो ये हम कन्वर्जन डेस्टिनेशन कह लें या कन्वर्जन लोकेशन कह लें, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म हमने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपने मेट्रो रियल एस्टेट का एक फेसबुक पेज जो है ये सिलेक्ट हुआ है। जो भी आपका फेसबुक पेज होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने मेट्रो रियल एस्टेट सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन की एंड डिलीवरी की, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है इसको सेट रहने देंगे, और जो चीज़ें ऑफ़ हैं वो ऑफ़ ही रहेंगी। फिर बजट एंड शेड्यूल की ऑप्शन है इसके अंदर। बजट एंड शेड्यूल के अंदर आपके अंदर स्टार्ट डेट है और टाइम है कि कब ऐड जो है वो किस डेट को स्टार्ट होगा, किस टाइम पे स्टार्ट होगा, और इसकी एंड डेट भी आप इसमें मेंशन करेंगे कि ऐड जो है वो स्टॉप कब होगा। अगर आप इसकी एंड डेट नहीं होगी तो ये फिर फॉरएवर चलता रहेगा, या जो आपने बजट लिमिट लगाई है उस बजट लिमिट पे जाके ये एंड हो जाएगा। अगर बजट लिमिट नहीं है तो जब तक आपकी ऐड अकाउंट के अंदर पेमेंट मौजूद है तब तक ये आपका ऐड रन होता रहेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना जो इसमें एंड डेट ज़रूर इसमें डालें, और जब टाइम और डेट सेलेक्ट करें तो इसमें टाइम जोन का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जिस टाइम जोन के अंदर आप ऐड चलाना चाहते हैं वही टाइम जोन सेलेक्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड शेड्यूलिंग की। आपने आपको याद होगा कि लास्ट पोर्शन के अंदर हमने ऐड को शेड्यूल किया था, तो यहाँ से हम ऐड को जो है शेड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐड सिर्फ मंडे को चले, या सिर्फ ट्यूसडे को चले, या फिर 7 डेज़ ए वीक चले। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 AM से 9 AM की विंडो ब्रैकेट में चले, उसके बाद ऐड आपका ऑफ हो जाए। फिर रात को 3 PM से दिन को 3 PM से रात 9 PM तक ये ऐड चले, इसके अलावा वो ऑफ होगी। तो टाइम ब्रैकेट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और डेज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि 7 डेज़ ए वीक आपने ऐड चलाना है, या कुछ मखसूस डेज़ हैं जिनके अंदर आपने ऐड चलाना है, बाकी डेज़ के अंदर ही आपका ऐड ऑफ रहेगा। तो ऐड के जो पूरा स्केड्यूल है, पूरा जो शेड्यूल है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो पोर्शन आता है आपके इस पूरे ऐड मैनेजर के अंदर, यानी कि फर्स्ट स्टेप से आपके ऑब्जेक्टिव से लेकर आपके ऐड पब्लिश होने तक जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं, उसमें जो सबसे अहम पोर्शन है वो आपकी ऑडियंस सिलेक्शन है, जिसके ऊपर अभी हम पहुँचे। इस पे हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ी सी वीडियो शायद थोड़ी सी यहाँ पे लेंथी हो जाए, लेकिन प्लीज़ स्टे विद मी, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो लर्न करने वाली हैं। इसमें देखें, सबसे पहले आपके पास है क्रिएट न्यू ऑडियंस, और सेकंड ऑप्शन आपके पास सामने नज़र आ रही है यूज़ सेव्ड ऑडियंस। अगर तो आपने ऑलरेडी कोई ऑडियंस सेव की हुई है, ठीक है, कोई डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट बेस के ऊपर कोई भी ऑडियंस है जो आपने सेलेक्ट करके सेव की हुई है, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेव ऑडियंस सेलेक्ट करके वो ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ने कोई सेव ऑडियंस में सेव ऑडियंस पे नहीं जाना, आपने बिल्कुल न्यू ऑडियंस क्रिएट करनी है, तो आप क्रिएट न्यू ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नीचे आपके सामने है कस्टम ऑडियंसेस। ठीक है, कस्टम ऑडियंसेस के अंदर अगेन जो है आप कस्टम ऑडियंस कोई अगर आपने एग्जिस्टिंग कोई कस्टम ऑडियंस अगर आपने बनाई हुई है वो यहाँ से लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो फिर नए सिरे से आपकी बिल्कुल ज़ीरो से आप ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो अभी हम इस ऐड में हम बिल्कुल ज़ीरो से ऑडियंस अपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो कस्टम ऑडियंस देख लें, क्रिएट न्यू भी है और कस्टम ऑडियंस भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब कस्टम ऑडियंस के ऊपर के डायलॉग बॉक्स के ऊपर जाएंगे तो फिर इसमें आपकी सोर्स क्या है। अब कस्टम ऑडियंस का मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ये इस किस्म की ऑडियंस होती है कि आपके पास ऑलरेडी कोई सोर्स होती है, कोई वेबसाइट होती है, वहाँ पे फेसबुक पिक्सल होंगे आपके, या कोई आपकी ईमेल लिस्ट होगी, या आपकी कोई वीडियोज़ के ऊपर इंगेजमेंट आई है उसको आपने दोबारा टारगेट करना है, रीटारगेट करना है आपने उसको, या कोई इवेंट क्रिएट किया था उस पर जो लोग इंगेज हुए थे जिन्होंने इंटरेस्ट लिया था उसको टारगेट करना है, या आपने कोई कोई शॉपिंग जिन लोगों ने आपके जो लास्ट किसी ऐड के ऊपर जिन लोगों ने शॉपिंग की है उनको रीटारगेट करना है, या इस किस्म की चीज़ें हैं। या कोई ऑफलाइन आपने कोई एक्टिविटी की है, उसकी ईमेल लिस्ट या कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास है, तो वो आप इस किस्म की कस्टम ऑडियंस को
डिज़ाइन करते हैं, जनरेट करते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर हम इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि कस्टम ऑडियंस किस तरह बनाई जाती है। फ़िलहाल हम इसको लेके चल रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से, क्रिएट न्यू ऑडियंस के साथ हम चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले जब ऑडियंस हमने लेके चलनी है तो लोकेशन हमने सेलेक्ट करनी है। अब जब हम लोकेशन के ऊपर जाएंगे, फ़िलहाल ये पाकिस्तान सेलेक्ट है। हम कुछ सिनेरियो ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, ये हमने क्योंकि चूँकि ये रावलपिंडी बेस्ड प्रोजेक्ट है, या इस्लामाबाद बेस्ड प्रोजेक्ट है, या लाहौर बेस्ड प्रोजेक्ट है, किसी एक सिटी के अंदर ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो है, अब ये आपकी अपनी जो आपका क्लाइंट है ये उसकी ओपिनियन होगी। कुछ चीज़ें हैं वो आपके क्लाइंट ने आपको देनी है कि ये ऐड मैंने किस एरिया में चलाना है, किस सिटी में चलाना है, या इंट्रा सिटी चलाना है, या इंटर सिटी चलाना है, और किस किस्म के ऑडियंस जो है वो जो इनके जो प्रीवियस इनका रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, या और कोई प्रोजेक्ट्स इनके रियल एस्टेट के थे, तो किस किस्म के अफराद हैं जो इनकी इन्वेंट्री में इंटरेस्ट लेते हैं, परचेज़ करते हैं। तो कुछ डाटा जो है ना वो आपको क्लाइंट आपको दे देगा, ठीक है ना। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने उसके मुताबिक चलना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक सिनेरियो ले लेते हैं कि इसको रावलपिंडी में हमने इस ऐड को चलाना है। अब यहाँ से जब लोकेशन पे जाएंगे तो ये लोकेशन फ़िलहाल पाकिस्तान सेलेक्ट हुई है। इसको हमने पाकिस्तान को हमने रिमूव किया और यहाँ सर्च लोकेशन के अंदर हमने लिख दिया रावलपिंडी। आपके जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो पहली ऑप्शन आ रही है रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान सिटी, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये रावलपिंडी सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब राइट साइड के ऊपर जो आपके अंदर ना जो ऑडियंस डेफिनेशन है वो साथ साथ आ रही होती है कि जो आपने अभी ऑडियंस सेलेक्ट की है वो उसकी एस्टिमेटेड उसका साइज़ कितना है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 36 लाख से 43 लाख की ऑडियंस जो है इस आपके ऑर्बिट के अंदर या आपकी डोमेन के अंदर, आपकी रेंज के अंदर आ रही है। तो 25 माइल का इसने सर्कल ड्रा कर लिया है किसी भी एक सेंट्रल लोकेशन से रावलपिंडी की। तो इस ऑर्बिट के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो आपकी ऑडियंस का साइज़ है वो 36 लाख से 43 लाख के दरमियान है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसकी लोकेशन सेलेक्ट की है कि इसका मतलब ये है कि इतनी ऑडियंस जो है वो फेसबुक के ऊपर उनकी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, वो अवेलेबल हैं। ये ऑडियंस का साइज़ है। अगर आप इस रावलपिंडी के पूरे सिटी को टारगेट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि हम इसको मज़ीद नैरो डाउन करें और एक क्लोज लोकेशन को हम टारगेट करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रावलपिंडी के अंदर कोई लोकेशन ले लेते हैं, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन कोई भी आपने शमशाबाद ले लें, ठीक है। तो ये सेटलर टाउन ले लें, तो सेटलर टाउन रावलपिंडी आ गया, ये प्लेस आ जाएगी आपकी सेटलर टाउन रावलपिंडी। आपने ऐड किया तो इसके 1 माइल्स सराउंडिंग में इसने सर्कल ड्रा कर दिया। ये बिल्कुल हमने नैरो डाउन कर दी। अब ऑडियंस का साइज़ देखेंगे तो ये 1,31,900 से लेकर 1,55,200 आपकी ऑडियंस का साइज़ हो गया, क्योंकि आपने लोकेशन को बहुत नैरो डाउन कर लिया है। सेटलर टाउन और उसके एक किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने अफराद इस वक्त फ़ेसबुक के ऊपर अवेलेबल हैं वो इसने सेलेक्ट कर ली है। अगर आपने ये सर्कल इंक्रीज़ करना है तो ये 1 किलोमीटर को इंक्रीज़ करके आप इसको 2 किलोमीटर एंड अप टू 50 किलोमीटर तक आप इसको लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको 10 किलोमीटर तक लेकर गया हूँ, ठीक है। और या थोड़ा सा एवरेज कर लेते हैं, 20 किलोमीटर तक मैं इसको ले जाता हूँ, 20 किलोमीटर तक लेंगे। अभी इसका जो ऑडियंस का साइज़ जब आप देखेंगे तो वो आ जाएगा आपका तकरीबन 32 लाख से लेकर 38 लाख तक ये आपकी ऑडियंस साइज़ है। एक फेयर ऑडियंस साइज़ है इसमें। अब ऑडियंस को सिलेक्ट करने के बाद अब आप नीचे आएंगे, आपने एज सेलेक्ट करनी है। अब देखिए ये जो एज है, ठीक है, अब यहाँ से आप मिनिमम इसकी एज 18 है और मैक्सिमम आप जो है 65 या 65 प्लस तक आप जा सकते हैं। तो एज जो है अब आपने किस बेस पे सिलेक्ट होती है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि हम एज ब्रैकेट कौन सी सेट करें कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। इट विल डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट, ऑन योर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट है कोई ब्यूटी क्रीम है, ठीक है, और वो स्पेशली फ़ीमेल के लिए बनाई गई है, ठीक है, तो अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये ब्यूटी क्रीम जो है अब ऑब्वियसली जो एजड फ़ीमेल्स हैं वो इसकी बायर्स कम होंगी, इसको बाय नहीं करेंगी, आपकी कस्टमर नहीं बनेगी या उनकी रेशो बहुत कम होगी।
यंग फीमेल्स, यंग गर्ल्स जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी इस किस्म की ब्यूटी क्रीम्स के अंदर, ठीक है। अब वो मिनिमम एज अगर आप ले लें तो वो इट विल बी लाइक 15 और 16 ईयर्स ओल्ड से लेकर आप इसको 35-40 ईयर्स ओल्ड तक आप इसको लेके जा सकते हैं। अगेन अब एक तो ये एलिमेंट हो गया एज सेलेक्ट करने का कि भाई ये प्रोडक्ट कौन यूज़ कर सकता है, किस एज ग्रुप के अफराद जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि आप 18 साल से लेकर आप इसको 35 से 40 साल तक की एज ब्रैकेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये भी देखना है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसके ऊपर क्या छोटी एज के लोग डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो है तो बच्चों के लिए, लेकिन वो उसकी जो शॉपिंग है उनके पेरेंट्स करते हैं, वो बच्चे नहीं करते, ठीक है। वो इस एज ग्रुप की है कि वो शॉपिंग बच्चे, तो उस केस के अंदर आप जो आपकी जो ऑडियंस है वो बच्चे नहीं हैं, आपकी ऑडियंस वो पेरेंट्स हैं। तो उसमें आप मिनिमम भी एज सेलेक्ट करेंगे तो 25-26 साल से लेकर आप 40-45 साल तक या 50 साल की एज तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है, ये चीज़ आपने नोट करनी है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है और उसका कस्टमर कौन है और उसका एज ग्रुप क्या होता है, यानी अमूमी तौर पर किस एज ग्रुप के लोग आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं। और इससे अगली चीज़ ये है कि डिसीजन पावर किसके पास है, इसका डिसीजन कौन लेगा। आया उसी वो ख़ुद जो डायरेक्ट आपका कस्टमर है वो ख़ुद उस पर डिसीजन लेगा, वो डायरेक्ट आपसे परचेज़ करेगा, या वो अभी पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में है, या कोई किस ऐसी किस्म की प्रोडक्ट है जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर की है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो ऑनर हैं वो जो है उनके पास अथॉरिटी है, वो इस किस्म की प्रोजेक्ट परचेज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ले सकते हैं। तो आपने इसी का ख्याल रखना है कि आपका बायर जो है वो ऑनर है, वो एम्प्लॉय नहीं है। तो फिर उस हिसाब से एज ब्रैकेट भी सिलेक्ट होगी उनका, और इनका इंटरेस्ट और बिहेवियर भी और क्वालिफ़िकेशन भी सिलेक्ट होगी, ठीक है। तो आपकी जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, आपने उसको पहले देखना है कि आपकी जो पोटेंशियल कस्टमर हो कौन सकता है, किस एज ग्रुप का है, उस हिसाब से एज ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है। अब इस एज में अभी इस केस में सिनेरियो में हमने रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लिया है। अब आप देखें कि रियल एस्टेट की एक छोटी से छोटी इन्वेंट्री भी है वो कम से 50 से 60 लाख रुपए की इन्वेंट्री। अगर किसी मेन और पिंडी की किसी लोकेशन पे अगर किसी ने एक छोटी से छोटी शॉप भी लेनी है तो 50-60 लाख से कम की शॉप नहीं है। अब 50-60 लाख की जो इन्वेंट्री जो परचेज़ करने वाला होगा वो कोई 18 साल का लड़का, इसके चांसेस कम है कि वो ये इन्वेंट्री परचेज़ कर सके। वो 20 साल का 22 साल का जवान के चांसेस भी कम है कि वो इन्वेंट्री परचेज़ कर सके, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जिसके अंदर वो अपना कैरियर बना रहे होते हैं, वो स्टेबल हो रहे होते हैं। मोस्टली वो अफराद जो स्टेबल हो चुके होते हैं, वो एक टाइम पीरियड गुजार चुके होते हैं, अच्छी खासी सेविंग कर चुके होते हैं। अब वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं या उनकी बाइंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो एक सर्टन एज ग्रुप है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम वो 35-36 ईयर्स है। ये में ऐसा नहीं है कि इस एज से कम के अफराद वो परचेज़ नहीं कर सकते या बाइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं रेशो की बात कर रहा हूँ कि अमूमी तौर पर जो रेशो है वो मिनिमम एज ग्रुप वो 35 है और मैक्सिमम वो 60-65 तक जा सकता है। आपको ये एज ब्रैकेट सेट करना चाहिए आपकी इस सिनेरियो के अंदर कि जो रियल एस्टेट की इन्वेंट्री परचेज़ करे। इसलिए हम इसकी जो मिनिमम एज है वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं लाइक 35 ईयर्स ओल्ड, और मैक्सिमम इसको हम 65 बहुत ज़्यादा है, इसको हम 60 तक लेके जाते हैं, ठीक है। अबव 60 जो है ना वो वैसे ही फेसबुक के यूज़र बहुत कम होते हैं, या जो यूज़र होते हैं बड़े महदूद यूज़र होते हैं, लिमिटेड यूज़र होते हैं, वो ऑनलाइन कोई एड्स के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। इसके बाद आता है जेंडर। अब इस जेंडर के अंदर दोनों ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप ऑल पे सेलेक्ट करें, मैन और वुमेन दोनों को ऐड दिखाएं, या अगर आपके पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है कि आपके पास जितने भी कस्टमर आपके इससे पहले के जो प्रोजेक्ट्स आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 300-400 शॉप्स और ऑफिसेज सेल की हुई हैं और आपका एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि इसमें मोर देन 90% या 95% मेल इंटरेस्टेड होते हैं, मेल इन्वेस्टर होते हैं, बायर होते हैं। अगर फ़ीमेल हो भी तो वो किसी मेल के साथ जाके जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब जो इसके अंदर इन्फ्लुएंस है वो जो है वो मेल का है, उनकी डोमिनेंस है इस प्रोजेक्ट के अंदर भी। तो आप इसलिए फिर आप
कोशिश करें सिर्फ मेन को ही ये अपना ऐड दिखाएं, क्योंकि फ़ीमेल के चांसेस बहुत कम है कि वो आपके ऐड पे रिस्पॉन्स करें। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड है आफ्टर सिलेक्शन द जेंडर, हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड आती है वो है डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम इंटरेस्ट और बिहेवियर जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं ऑडियंस का, जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उसकी अर्निंग जो है वो कितनी होनी चाहिए, और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, वो बिज़नेस पर्सन हो, वो जॉब होल्डर हो, वो किस फील्ड का हो, उसकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, वो कहाँ का, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट टाइटल है वो क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी इंटरेस्ट बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड जो आती हैं और या डेजिग्नेशन बेस्ड आती हैं, वो हमारी डिटेल टारगेटिंग के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ी देर रुक कर हमने इसको सोचना है कि हमारी जो ऑडियंस है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, उसका बिहेवियर, उसका टाइटल या उसकी क्वालिफ़िकेशन, ये जो सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट करनी है वो क्या सिलेक्ट करनी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बताई ना, आपकी एजुकेशन, प्रोफेशन, आपकी इनकम, आपकी एक्टिविटीज़, आप किन इवेंट्स के ऊपर आप इंगेज हुए, ये जो सारी ऑप्शन है, ये जब आप कैटेगरी ऊपर से सिलेक्ट करते हैं ना, वो कैटेगरी के बाद ये चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं कि उस कैटेगरी के अंदर जो चीज़ें आ सकती है वो सिर्फ वही ऑप्शन यहाँ पर देता है। अगर वहाँ पे जो शुरू में मैंने सिलेक्ट की थी कैटेगरी हाउसिंग की, अगर मैं हाउसिंग की कैटेगरी के अलावा के बजाय एम्प्लॉयमेंट की करता, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ और ऑप्शंस आती या कुछ और ऑप्शंस ऐड हो जाती। अब चूँकि मैंने हाउसिंग की कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है कि आपने सिर्फ यहाँ से इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा। अब वो इंटरेस्ट फेसबुक कैसे उठाता है, जो आपकी फेसबुक आईडी है, उस आईडी से आप जिन ऑफिशियल पेजेस को, जिन बिज़नेस पेजेस को आप सेलेक्ट करते रहते हैं, उनके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर है, तो आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल को या स्पोर्ट्स के फेसबुक पेजेस हैं जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ अपलोड करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, आपने उनको लाइक किया हुआ होगा। फिर आप कितना टाइम उन पेजेस के ऊपर, उनकी जो पोस्ट्स हैं और वीडियोज़ हैं, कितना टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हैं। फिर आपकी इंगेजमेंट किस लेवल की है, आप सिर्फ वॉच करते हैं या कमेंट करते हैं या उसका फीडबैक देते हैं या लोगों को शेयर करते हैं। ये सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारा डाटा जो है ना वो रिकॉर्ड कर रही होती है आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट। ठीक है, तो उसके पास हर प्रोफाइल का, हर यूज़र का कंप्लीट डाटा होता है, उसके इंटरेस्ट का, उसके बिहेवियर का, उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसकी इंगेजमेंट, और ये सारी जगह डाटा उसके पास मौजूद होता है उसके डाटाबेस में। तो जब यहाँ से हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो वो अपने उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, जो डाटा बेस है, वहाँ से वो चीज़ें उसको फ़िल्टर लगाता है, उसको मार्क करता है और वहाँ तक आपका जो डिज़ायर्ड ऑडियंस जो आपने सेलेक्ट की होती है, वहाँ तक आपका ऐड थ्रो करता है। अभी इसमें अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर का जो पोर्शन है, उसमें जब हम ब्राउज़ करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल इंटरेस्ट की ऑप्शन है, हम सिर्फ यहाँ से इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट में ये पूरी एक लिस्ट है, उसका इंटरेस्ट अकाउंटिंग के अंदर हो, एक्टिंग के अंदर हो, एडवर्टाइजिंग के अंदर हो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो। तो हमारा चूँकि रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, तो हम इसमें सर्च करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री आ गई, ठीक है, रियल प्रॉपर्टी आ गई और रियल एस्टेट डेवलपमेंट आ गया। मतलब ये इस नाम से या इससे सिमिलर नाम के जो पेजेस हैं, वो जिस ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं, हम ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं जो इस नाम के या इससे मिलते जुलते नाम के, इस नीश के अंदर, इस डोमेन के अंदर इस किस्म के पेज को वो उसने फॉलो किया हुआ है, उसको लाइक किया हुआ है और उसमें वो इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब रियल एस्टेट का जो फर्स्ट हमारा कीवर्ड था, जो इंटरेस्ट था, वो रियल एस्टेट था। अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे छोटा सा पॉपअप आ रहा है, इसमें इसका साइज़ भी साथ शो हो रहा है कि कितना इसका साइज़ है। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेलेक्ट करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री आ गया, और इसमें हम सजेशन में जाएंगे तो हमें और मज़ीद सजेशन दे देगा, यानी कि हाउस क्या एक कीवर्ड है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद फर्स्ट टाइम बायर है रियल एस्टेट का। ठीक है, तो ये अब चूँकि मैं अभी मैंने एक रैंडम सिनेरियो लिया है, तो इसको मैंने मज़ीद आपके साथ सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं की कि इस पर प्रोजेक्ट है, इसकी में इन्वेंट्री जो है वो उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो किन लोगों में है,
और किन लोगों का इंटरेस्ट इसमें हो सकता है, ये कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इसकी लोकेशन किधर है वो भी मैटर करती है। तो ये सारा बैकग्राउंड जब आपके पास होगा तो आप यहाँ से इंटरेस्ट सेलेक्ट करने में आपको आसानी होगी कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस या आपकी जो पोटेंशियल ऑडियंस है वो कौन सी हो सकती है। तो कोई से 2 से 3 इंटरेस्ट जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकें, आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे आपकी ऑडियंस का साइज़ आ रहा होगा। जो 32 लाख था वो आपका 4,64,000 तक उसकी ऑडियंस साइज़ आ गई आपकी। अच्छा, राइट साइड पे ये कुछ एरर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल एक उसकी सजेशन है कि कॉस्ट में बी हायर दैन सिमिलर बिजनेस इन योर इंडस्ट्री, और वो चाह रहा है कि जो कॉस्ट आपने लगाई है वो सिमिलर इंडस्ट्री के ऊपर वो जो है वो ज़्यादा हो सकती है। आप इसके सोल्यूशन के लिए अपनी जो ऑडियंस है उसको मज़ीद एक्सपेंड करें, तो आप इसको एक्सपेंड कर दें। ये उसकी तरफ से रिकमेंडेशन है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। नीचे ये है कि वेरीफाई योर चेंजिंग्स है एड सेट यूजिंग लाइफ टाइम एज अ बजट टाइप मस्ट हैव एन एंडेड। हाँ, क्योंकि हमने जो एड सेट के अंदर जो हमने जो बजट कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो हमने लाइफ टाइम की थी। तो लाइफ टाइम का मतलब ये है कि उसकी कोई स्टार्ट डेट और एंड डेट भी होगी। तो हमने एंड डेट ऊपर सेलेक्ट नहीं की थी, इसलिए उसने कहा कि यहाँ पर आप कोई एंड डेट भी सिलेक्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने जनवरी की 5 तारीख को सिलेक्ट कर दिया, वो एरर हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, इंटरेस्ट हो गया। नैरो ऑडियंस अगर आप मज़ीद इसको नैरो डाउन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास है। इसके अंदर जो आप इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर इसके अंदर आप मेंशन करेंगे तो वो इसको मोर स्पेसिफिक कर देगा कि जो एग्जैक्टली इस बिहेवियर और इस इंटरेस्ट लेवल के ऊपर आते हैं, सिर्फ उन्हीं अफराद को जो है ये ऐड सेंड किया जाए। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इसको ओपन रखते हैं, इसको मज़ीद नैरो डाउन नहीं करते, अपनी ऑडियंस को हम ब्रॉड रखते हैं। नीचे लैंग्वेज है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज ही सेट करें, इसमें कोई आपको इंग्लिश उर्दू सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, आप इंग्लिश उर्दू या हिंदी या कोई अरबी कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें, वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपको अगर स्पेसिफिक किसी ख़ास लैंग्वेज के लोगों को वो ऐड सेंड करना है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज के ऊपर रहने दें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फील्ड है वो प्लेसमेंट है। इसमें 2 ऑप्शन होती हैं कि एक आपकी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होती है जो फेसबुक रिकमेंड करता है, और दूसरी आपकी मैनुअल प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपके कौन कौन से एरियाज़ में, मतलब आपकी जो फेसबुक के कौन कौन से प्लेसेस के ऊपर जो है ना वो आपका ऐड उसने प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ फीड के अंदर, आपके मैसेंजर के अंदर, आपकी इंस्टाग्राम के अंदर, फिर आपकी ऑडियंस नेटवर्क के अंदर, आपकी रील्स के ऊपर, आपकी स्टोरीज़ के ऊपर, ठीक है, और आपके सर्च बार के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, ये सारी प्लेसमेंट्स हैं। तो फ़िलहाल जो है ना अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें कि अब आपने किसी ख़ास प्लेसमेंट के ऊपर इसको आपने ऐड को रन करना है तो फिर आप इसको पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको जो रिकमेंडेड है वो इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे रखें। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का मतलब ये होता है या उसका फ़ायदा ये होता है कि फ़ेसबुक ख़ुद डिसाइड करता है, वो तमाम प्लेसेस के ऊपर ऐड को थ्रो करता है, जिन प्लेसेस के ऊपर उसको ऐड का रिस्पांस ज़्यादा होता है वो मैक्सिमम बजट जो है उस प्लेसमेंट पे लगा देता है। ठीक है, तो ये मेरा ख़्याल है, इसको जो फेसबुक की रिकमेंडेशन है हमें इसको फॉलो करना चाहिए, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जब भी इसको ऑटोमेटिक के ऊपर रखा है तो इसका मैंने अच्छा रिज़ल्ट जो है मुझे इसका मिला है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट हमारा हम ऐड सेक्शन में चले जाते हैं। अब ऐड सेक्शन में जब हम जाएंगे, यहाँ पर ऐड का कोई भी हम नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं, अच्छा, इसमें जो छोटे छोटे एरर साथ में आ रहे हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, ये कुछ किस्म की कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, कुछ इसमें एरर्स होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि एरर हमने ये किस तरह रिमूव करना है। यानी कि ये असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑडियंस कोई और सिलेक्ट की है, नीचे हमने ऑब्जेक्टिव कोई और सिलेक्ट किया है, ऑडियंस हम किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, इंटरेस्ट हमने मुख्तलिफ सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आप साथ साथ इसको रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम इसके ऊपर जाएंगे सेटअप के ऊपर। ठीक है, हमने इसके ऊपर अब हमने ऐड को अपलोड करना है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हमने फोकस करनी है, या 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो होता है हमारा कॉल टू एक्शन बटन, एक हमारी होती है कॉपी राइटिंग, और तीसरा हमारा होता है जो ऐड का पोस्टर है, जो बैनर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जाते हैं ऐड सेटअप के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास इसके 2 किस्म के फॉर्मेट हैं, सिंगल वीडियो या सिंगल पोस्ट अगर आपने अपलोड करनी है।
अच्छा, मैं यहाँ रुक के आपको बता दूँ कि आपके जहन में सवाल हो सकता है कि ये एरर्स साथ आ रहे हैं तो एरर्स को रिमूव क्यों नहीं किया जा रहा या इसके बारे में बताया नहीं जा रहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हम इसको अभी ऐड सेक्शन में अपना ऐड और कॉपी राइटिंग ये चीज़ें अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एरर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एरर फिर रह जाएंगे तो आखिर में हम इसको फिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो का एक फॉर्मेट है। अगर आपका ऐड इस तरह का है या आपका पर कैरोसेल ऐड है वो आप लगा सकते हैं। इसमें मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस जो है ना वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम सिंगल इमेज के ऊपर जा रहे हैं और इसके बाद हम सिंगल इमेज पर जाएंगे। नीचे आप मीडिया सेक्शन में जाएंगे, ऐड मीडिया के ऊपर ऐड इमेज है या ऐड वीडियो है। इस वक्त जो है मैं एक वीडियो ऐड अपलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं अपलोड करता हूँ यहाँ से और इनमें और मटेरियल स्टेट रावल माल, ये एक वीडियो ऐड है, 15 सेकंड का ऐड है। ये अपलोड हो गया, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो वीडियो की डायमेंशन है वो मुख्तलिफ़ प्लेसमेंट्स के लिए मुख्तलिफ है। सर्च रिज़ल्ट के लिए इसकी डायमेंशन मुख्तलिफ है, न्यूज़ फीड के लिए अलग है, इन स्ट्रीम के लिए अलग है और स्टोरीज़ और रील के लिए अलग है, ठीक है। तो वो आपको बताता है कि इसकी जो डायमेंशन है वो किसके लिए भी ये सूटेबल है और किसके लिए आपको इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, इसको एडिट करना है। अभी जो रील्स के लिए वो कह रहा है कि जो रिकमेंडेड है वो 9:16 रेशो है, ठीक है ना। वो हम इसको यूँ क्रॉप कर लेते हैं। हम इसकी नई डायमेंशन के साथ बना भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 16:9 रेशो की वीडियो है, हम इसको इसके साथ कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको डन करते हैं। अब ये हमारा वीडियो जो है वो हमारी 15 सेकंड की, वो हमारी तमाम प्लेसमेंट के लिए वो अपलोड हो गई है। इसके बाद हमारा आता है प्राइमरी टेक्स्ट। हमने इस यहाँ पर टेक्स्ट क्या लिखना है। यहाँ पर आती है हमारी कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग के अंदर दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये है कि कॉपी राइटिंग आपकी अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो। वो अट्रैक्टिंग और अपीलिंग किस तरह हो सकती है। सबसे पहले जो सबसे पहला वर्ड है या पहला सेंटेंस है वो आपने जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है आपने उनको अलर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऑडियंस टारगेट अगर वालदैन है तो आपने लिख देना है हेलो पेरेंट्स, ठीक है। इसका मतलब है जो वालदैन होंगे, पेरेंट्स होंगे, जो ही वो पहला वर्ड या पहला सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो एकदम अलर्ट होंगे कि हमारे लिए कोई मैसेज है, कोई ऐड है या हमारे कंसर्न की चीज़ है, तो इसको हमें पढ़ना चाहिए। तो अगर वो स्टूडेंट्स के लिए तो हेलो स्टूडेंट आ जाएगा। तो अगर आप वो यंगस्टर्स के लिए तो वो आप लिख सकते हैं हेलो यंगस्टर्स, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं अलर्ट फॉर यूथ, ठीक है ना। ये मैसेज फॉर यंगस्टर या अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उनको अलर्ट करने के लिए कोई एक जुमला, कोई एक वर्ड जो है वो आपने उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दिस केस आप ये कर सकते हैं कि हेलो इन्वेस्टर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक वैसे एग्जांपल के तौर पे कहा है, आप ख़ुद इसके ऊपर आप सोच सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है उसके लिए, उसको अलर्ट करने के लिए सबसे रेलिवेंट और सबसे बेस्ट वर्ड या फ्रेज़ कौन सा है जिससे आप अपनी कॉपी राइटिंग का आगाज़ करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले जो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसका सलूशन आप दे रहे हैं या लोगों को जिस किस्म का, जिस ब्रांड का, जिस प्रोजेक्ट का आप ऐड दे रहे हैं, जो बिज़नेस आप लोगों को सेल करना चाहते हैं, वो बिज़नेस एक्चुअली किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, सबसे पहले आपने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो बिज़नेस है वो एक सलूशन, एजुकेशनल सलूशन दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो लोग किसी सब्जेक्ट में वीक हैं उनको वो कोचिंग क्लासेस ऑफ़र कर रहा है उनके सब्जेक्ट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बनेगी कि वो अफराद, वो स्टूडेंट्स जो किसी सब्जेक्ट में वीक हैं और वो किसी अच्छे ट्यूटर की तलाश में हैं, ठीक है। तो उनको आप ये सलूशन दे रहे हो। तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। उसके अंदर आपने अपनी कॉपी राइटिंग के अंदर नेक्स्ट चीज़ आप ये लिखेंगे कि क्या आप लोग जो हैं किसी अच्छे ट्यूटर को ढूंढ रहे हैं, क्या आप लोग परेशान हैं कि आपके फ़लाँ सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स कम हैं, क्या आप जो है एक अच्छी ऑनलाइन एकेडमी ढूंढना चाह रहे हैं। आर यू लुकिंग फॉर ए प्रोफेशनल टीचर, आर यू लुकिंग फॉर ए ट्यूटर, आर यू लुकिंग फॉर ए ट्रेनर, ठीक है। आर यू वरीड अबाउट योर एग्ज़ाम्स, आर यू वरीड अबाउट योर सिलेबस, योर
योर स्कोर्स एंड योर ग्रेड्स, ठीक है ना। तो ये जो भी प्रॉब्लम है वो आप इसके अंदर लिखेंगे। या अब हमने रियल स्टेट का सिनेरियो लिया तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और आर यू लुकिंग फॉर बाय ए होम फॉर यू फॉर योर फैमिली, ठीक है। तो इस किस्म का जो प्रॉब्लम है जिसके अंदर लोग जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, वो पहले आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद जो आपने सोल्यूशन है वो अंदर लिखना है कि ओके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए best investment opportunity, so here we are offering a best opportunity for you. We are offering we are going to launch a very effective and profitable project, a real estate project. तो इस किस्म का फिर जो भी सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, जो भी बिज़नेस आपका है, जो वो कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, उस प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है, तो वो उसके बाद आप अपनी वीएन स्टेटमेंट या सॉल्यूशन स्टेटमेंट जो है ना वो उसके अंदर आप देंगे। फिर उसके बाद आप जो सर्विस दे रहे हैं उसको बुलेट पॉइंट में लेके आएंगे। जो यूनिक पॉइंट्स हैं आपकी प्रोडक्ट के या आपकी सर्विस के, वो फिर आपने उसको इन लिस्ट करना है, बुलेट्स के अंदर लिखना है, ये हमारे यूनिक पॉइंट्स हैं। और एट द एंड जो है आपने कॉल टू एक्शन जो भी कराना है, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी वेबसाइट जो देनी है उसका लिंक आप उसके अंदर शेयर कर देंगे। तो कॉपी राइटिंग के अंदर ये 2-3 चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है जिससे आपकी एक अच्छी और अट्रैक्टिव कॉपी राइटिंग बन सकती है। तो इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आपकी हेडलाइन होती है। हेडलाइन वो है जो आपके कॉल टू एक्शन बटन के साथ, जहाँ मेरा माउस आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म ऑन फेसबुक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेडलाइन लिखता हूँ कि अवेल, तो किसी भी किस्म की आप हेडलाइन जो मोर रेलिवेंट है आपके बिज़नेस या आपके जो प्रोजेक्ट है, आपके ब्रांड से रेलिवेंट है, वो हेडलाइन आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका कॉल टू एक्शन बटन है। कॉल टू एक्शन बटन में यहाँ पर जो मेरी नीश थी, जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था, उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक ने जो है वो, क्योंकि लीड जनरेशन कैंपेन है, उसने साइन अप का बटन या साइन अप का कॉल टू एक्शन बटन जो है वो आपने बाय डिफ़ॉल्ट उसने डाला हुआ है। आप यहाँ से चूज़ करना चाहें तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अप्लाई नो कर सकते हैं, बुक नो कर सकते हैं, ठीक है। जिस किस्म का एक्शन आपने परफॉर्म कराना है उससे रेलिवेंट बटन आपने यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद डेस्टिनेशन है। ये वो इंस्टेंट फॉर्म है जो मैंने आपसे बात की थी कि इंस्टेंट फॉर्म आप क्रिएट करेंगे ताकि जो शख्स आपके ऐड पे क्लिक करे और वो उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाए। वो जो फील्ड आप उसमें अंदर डालनी है वो फील्ड उसके अंदर वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा, उस फॉर्म को सबमिट करेगा, वो फॉर्म आपको रिसीव हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल क्रिएट न्यू फॉर्म हम करते हैं, तो इसके ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म का नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने फॉर्म का नाम दे दिया। इसके बाद आता है कि फॉर्म टाइप क्या होनी चाहिए। फॉर्म टाइप में आप देखें 3 किस्म की टाइप्स हैं। एक है मोर वॉल्यूम, एक है हायर इंटेंट और एक है कस्टम। मोर वॉल्यूम के अंदर ये है कि आपने बहुत से ऐसे फॉर्म देखे होंगे जो आप जस्ट उस फॉर्म पे क्लिक करें, वो ऑटो इन्फॉर्मेशन आपके फेसबुक से उठाता है, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर या आपका एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, ठीक है, आपकी जॉब टाइटल, जो चीज़ें आपने अपनी प्रोफाइल में मेंशन की हुई हैं और वो उस फॉर्म की फील्ड में आपने डाली हुई हैं, वो उसमें उठा लेगा और सिंगल क्लिक के ऊपर आप उसको सबमिट कर देंगे। ये है मोर वॉल्यूम का जो टाइप है, उसका मतलब ये है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि फॉर्म ज़्यादा रिसीव होंगे। सो इतना फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क इसमें है। नंबर 2 जो है वो हायर इंटेंट है। हायर इंटेंट या हायर इंटेंशन जो है ना, इसमें ये होता है कि वो कुछ चीज़ें ऑटो फिल होती हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फिल करने के बाद वो सबमिट करने से पहले आपसे पहले अप्रूवल लेता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसकी समरी दिखाता है, ये आपने इन्फॉर्मेशन, ये डाटा सबमिट करने जा रहे हैं, क्या मैं इसको सबमिट कर दूँ। तो वो एक दफ़ा फिर आपका कंसेंट लेता है और उसको कंसेंट के बाद उसको सबमिट करता है। कस्टम में आप में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये जो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन कोई ऐड या माइनस कर सकते हैं। अभी हम मोर वॉल्यूम पे भी इसको रहने देते हैं। उसके बाद इसमें इसका इंट्रो आ गया। इंट्रो में ये जो फॉर्म के ऊपर जो खुलेगा उसका जो बैकग्राउंड ऊपर जो कवर फ़ोटो है उसकी, ठीक है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। इसको आप फॉर एग्जांपल अपलोड इमेज में जाते हैं और आप बस एक रैंडम मैंने इमेज ले लिया है, ये भी अपलोड कर सकते हैं। या जो फॉर्म जो ऐड आपका चल रहा है वही ऐड अपने इस बैकग्राउंड में लगा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रीटिंग्स हैं कि आप कोई ग्रीट करना चाहें अपने कस्टमर को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हेडलाइन है इंटर शॉर्ट लाइन, उसको आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग,
अच्छा, गुड मॉर्निंग कर लें और आप बताएंगे कि आपने ये फॉर्म का पर्पस क्या है। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग कर दें, गुड डे कर दें, या आपको पता है कि ऐड किस टाइम पे आप चला रहे हैं। ठीक है, या आप सिर्फ अस्सलाम वालेकुम बोल दें, या आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बुकिंग फॉर्म। ठीक है, ये आप हेडलाइन दे रहे हैं, फॉर्म का टाइटल दे रहे हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहे आप लिस्ट के फॉर्म में लिखें, पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें व्हाट इज़ अबाउट दिस फॉर्म। आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शेड्यूलिंग ए। ये आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी। डिस्क्रिप्शन के बाद जो है आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के सेगमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन तो जो हैं वो लाइक जो प्री फिल क्वेश्चन है, जो ऑटो उसकी प्रोफाइल से उठा लेगा, वो यहाँ पर ईमेल और फुल नेम सेलेक्ट हुआ है। आप इसमें ऐड कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें इसका फ़ोन नंबर भी वो ऑटो फिल कर लें, और प्लस इसका स्ट्रीट एड्रेस और सिटी ये भी उसका ऑटो फिल कर लें। ये सारी जो कैटेगरीज़ हैं, वर्क इन्फॉर्मेशन है, जॉब टाइटल आप चाहते हैं कि वो ऑटो सेलेक्ट कर लें, आपकी नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो है वो ऑटो सेलेक्ट कर लें। तो ऑटो प्री फिल में जितनी फील्ड्स आप ऐड करते जाएंगे और उस फील्ड में वो ऑटो फिल कर लेगा। और उसके बाद आपने अगर कस्टम क्वेश्चन करने हैं तो ये ऐड क्वेश्चन का बटन है, ऐड क्वेश्चन के बटन में आप जाएंगे। इसमें अगेन 4 कैटेगरीज़ हैं कि आपने क्वेश्चन जो पूछना है वो शॉर्ट आंसर उसका लेना है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछना है, या कंडीशनल क्वेश्चन है आपका। कंडीशनल क्वेश्चन आप लोग समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जो पहला क्वेश्चन उससे पूछा जाए और उसके ऊपर कंडीशन लगाई जाए, अगर उसका आंसर येस में हो तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो, अगर आंसर नो में हो तो फिर ये क्वेश्चन हो। ठीक है, तो वो कंडीशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट जो है वो आप सिलेक्ट करके तो आप यहाँ पर अपनी जो अपॉइंटमेंट का जो है ना वो शेड्यूल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो यूज़र ख़ुद उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन लिख दिया, मैंने कहा कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का फिर आप वो ये क्वेश्चन ऐड हो गया है तो आपका जो यूज़र है जो फॉर्म ये साथ में आपके फॉर्म शो हो रहा है आपका। ठीक है, ये नेक्स्ट करेंगे तो ये फॉर्म साथ साथ वो इंटरेस्टेड ही आपका आस्क क्वेश्चन है, बाकी तो इसके ऑटो फिल है। तो ये क्वेश्चन इस तरह साथ साथ आप क्वेश्चन ऐड इसमें कर सकते हैं और आपका फॉर्म क्रिएट होता जाएगा। फिर इसमें प्राइवेसी पॉलिसी में जाएंगे तो आपकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने कोई एक पेज बनाया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी का, उसका लिंक कॉपी करेंगे और लिंक यहाँ पर सबमिट कर देंगे। और उसके बाद आप मैसेज फॉर लीड्स है, अगर आप जो लीड सबमिट होगी तो उसको थैंक्स का मैसेज देना है, या जो मैसेज उसको रिस्पांस में आप देना चाहें वो मैसेज, उसकी हेडलाइन लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। किसी वेबसाइट का लिंक देना है कि मैसेज सबमिट करने के बाद आप उसे कोई व्यू वेबसाइट का बटन दे दें, उस पर क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे चला जाए, या आप किसी फेसबुक पेज पे चला जाए, वो लिंक भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपका इंस्टेंट फॉर्म वो आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है ट्रैकिंग का है। अब इसमें वेबसाइट इवेंट ट्रैकिंग, ये मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि ये एक फुल फ्लैज वीडियो इसके ऊपर बन सकती है कि इसका ट्रैकिंग का मकसद क्या है, इसमें फेसबुक पिक्सल किस तरह ऐड किए जाते हैं कि ताकि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने विजिटर आएँ, आपकी लैंडिंग पेज विजिटर आएँ तो उसकी फेसबुक आईडीज़ जो है वो फेसबुक पिक्सल जो है ना वहाँ से कॉपी कर लेता है, फिर उनको आप रीटारगेट कर सकते हैं, उनको अपना नेक्स्ट ऐड थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको पब्लिश करेंगे। इस वक्त जो है क्योंकि मेरा जो अकाउंट है मैंने वो उस अकाउंट से आपको करा रहा हूँ, जो अकाउंट मेरा इस वक्त उसमें पेमेंट मेथड मैंने अभी तक ऐड नहीं किया। ठीक है, ये सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी अर्से से इस अकाउंट के ऊपर मैंने काम नहीं किया। अब दूसरा मेरा एक्टिव अकाउंट है जिसमें मेरी अभी कैंपेन चल रही हैं, तो सिर्फ इस वीडियो के लिए मैंने इस अकाउंट को ओपन किया है और इसमें से पेमेंट मेथड जो है वो रिमूव मैंने किया हुआ था। तो जब पेमेंट मेथड इसमें ऐड हो जाएगा तो आप यहाँ पर ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे पब्लिश के ऊपर, तो आपका ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। अब ये जो आपका पूरी कैंपेन डिज़ाइन हुई, इसमें आपने सबसे पहले रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्टिव के बाद आपने इसकी ऑडियंस सेलेक्ट की, उसकी लोकेशन, उसका इंटरेस्ट, फिर आप उसकी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की, फिर आपने उसका बजट सेट किया कि लाइफ टाइम बजट होना चाहिए या डेली बजट होना चाहिए, फिर कितना बजट होना चाहिए।
फिर आपने उसको शेड्यूल किया कि किन डेज़ में वो ऐड रन हो और किन टाइम स्लॉट के अंदर, किस टाइम ब्रैकेट के अंदर वो ऐड रन हो और किस पे रन ना हो। उसके बाद आप इसके ऐड सेक्शन में चले गए, वहाँ पर आपने इसकी वीडियो, उसका जो वीडियो अपलोड की, उसकी कॉपी राइटिंग मैंने आपको बता दी। 2-3 पॉइंट्स आपने कॉपी राइटिंग में ख्याल रखने हैं। वो कॉपी राइटिंग लिखने के बाद फिर कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर आप चले गए और कॉल टू एक्शन बटन आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आप उसकी प्लेसमेंट आपने सेलेक्ट की और उसके बाद फाइनली आपने इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट किया और उस फॉर्म को उसके साथ अटैच कर दिया और इस कैंपेन को आप पब्लिश कर देंगे। और फिर ये फेसबुक की मैनेजमेंट के पास रिव्यू के लिए ऐड चला जाता है कि भाई किसी किस्म की फेसबुक की जो पॉलिसी है उसकी वायलेशन तो कहीं नहीं हो रही। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपके ये कैंपेन है, आपका जो ऐड है ये अप्रूव हो जाएगा, तो वो इसको लाइव कर देगा और आपका ऐड रन होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। तो इस सारी कैंपेन को रन करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक रियल सिनेरियो जो है जिसके ऊपर मैंने कैंपेन रन की हुई है और उसके रिस्पांस मेरे पास रिकॉर्डेड हैं, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसकी कॉपी राइटिंग, ये तो सिर्फ आपको लर्निंग के लिए मैंने चंद चीज़ें आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी। बाकी मैं आपको एक रियल टाइम में जो एक कैंपेन रन हो रही है और उसके रिस्पांस जनरेट हो रहे हैं, जो मैंने कैंपेन डिज़ाइन की है और उसके ऑब्जेक्टिव से लेकर उसके पब्लिश होने तक सारी चीज़ें मैं आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा और उसके साथ उसके जो रिस्पांस जनरेट हुए हैं वो रिस्पांस भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जिस हद तक मैं आपको शो कर सकता हूँ मैं आपको शो करूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये ऐड किस तरह वर्क करता है और किस किस्म की जो टारगेट ऑडियंस है, जो जिस ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं, तो पोटेंशियल कस्टमर किस तरह जनरेट होता है। बहुत शुक्रिया, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मॉड्यूल में, जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि ये सारी ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद, रन करने के बाद और इसका पोटेंशियल लीड जनरेट करने के बाद अब इस सारे प्रोजेक्ट को हमने क्लाइंट के सामने इसकी रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है और इसको प्रेजेंट किस तरह तरीके एक प्रोफेशनल वे में और अट्रैक्टिव वे में इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये हम कल के लास्ट मॉड्यूल में हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इस वीडियोस को बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ख़ुद से अपनी एक इफ़ेक्टिव और रिज़ल्ट ओरिएंटेड कैंपेन जो है ख़ुद अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस हवाले से किसी किस्म के कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपके जहन में हो तो वो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।